अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? और हमेशा की तरह देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का, जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफ़ा। इस दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी का आगाज़ करती हूँ। औलाद बहुत बड़ी नेमत है और मैं कहती हूँ जिसके घर में ये खुशी आती है उसके घर में जैसे रोशनी हो जाती है। माँ बाप खुश, दादा दादी खुश, नाना नानी और पूरी फैमिली खुश। और जो पहला मेहमान आता है उसकी तो एक अलग ही बात है, और जब फिर आते रहते हैं तो थोड़ी थोड़ी ज़रा सा कमी हो जाती है, लेकिन फिर भी औलाद की खुशी माँ बाप से बेहतर कोई नहीं जान सकता। मैं थोड़ी सी क्योंकि मैं बड़े हैप्पीनेस मूड में आती हूँ, लेकिन मैं फिर भी एक छोटी सी बात कहूँगी कि ये जुमला अक्सर आपने ये फ़िक्रा सुना होगा कि 2 माँ बाप 11 बच्चों को पाल पोस लेते हैं, लेकिन 11 बच्चे 2 माँ बाप को नहीं संभाल सकते। बिल्कुल उसी तरह कि अगर कोई बच्चे में कोई भी अल्लाह ना करे, कोई अल्लाह की तरफ से कोई ऐसा डिफेक्ट आ जाए, जैसे जब बोल नहीं सकते या देख नहीं सकते, तो कभी भी अपने बच्चों से तंग नहीं आते, उस बच्चे से तंग नहीं आते। यकीन करें उनकी ज़्यादा अटेंशन उस बच्चे पे हो जाती है कि ये मेरा बच्चा है। मैंने कितने माँ बाप को अपने जिगर गोशों को या बच्चियों को अपने गले से लगाते, चिपकाते और अपने साथ रखते देखा है, जो बेचारे चल नहीं सकते या एबनॉर्मल हैं, उनका ख्याल रखना ये इतना आसान नहीं है। एक तो माँ है, उसका कलेजा वैसे ही उस बच्चे से, मैंने कितने वीडियोस देखे कि बच्चे को ऐसे मतलब इतने बड़े बच्चे को भी मैंने अपनी आंखों से देखा है कि वो कम से कम 25 साल का है, लेकिन वो अभी भी खाना अपनी वालदा के हाथ से खाता है। तो सोचे जब खाना खाता है तो और कितने काम करवाता होगा। तो यकीन कर उस माँ ने जब बात की और वो कहती है मेरा बेटा है, ऐसे कैसे हो सकता है? तो क्या आप 25 साल तक उस बुज़ुर्ग, जब माँ वालिदैन बुज़ुर्ग हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, क्या उनकी 25 साल तक इस अटेंशन के साथ उनकी खिदमत कर सकते हैं? हरगिज़ नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। आप 3 दिन करेंगे तो चौथे दिन कहेंगे वो भी तो आपका बेटा है। फिर मेरी बातें आपको बहुत वो लगती हैं कि आप सभी ऐसी बातें करती हैं। मैं आप लोगों की बात करती हूँ और इर्द गिर्द जो होते हैं मुझे बड़ा दुख होता है, लेकिन जब आप वालिदैन बनते हैं तो आप फिर वो चीज़ें आपको फील तो होती हैं, एहसास तो होता है कि हमने अपने वालिदैन कैसे ऐसा किया। जब वो नहीं होते लेकिन आप वो लफ्ज़ अदा भी नहीं कर सकते, क्योंकि आपको फीलिंग तो आ रही है कि जैसे मैं अपनी बात, चले छोड़ें, आप लोगों की बात नहीं, मैं अपनी बात करूं। मेरी वालदा मुझे बहुत वो करती थी, अम्मी अभी तो दूध, अम्मी मैं नहीं पी रही। आज मुझे इतना एहसास होता है कि मेरी वालदा रखे रखे वो दूध जो है ना वो ठंडा हो जाता था। मुझे आज वो, मैं बस कॉलेज का काम कर रही हूँ, कोई मैं हैंडमेड वर्क कर रही हूँ, तो वालदा मेरी ना दूध रख के टेबल पर चली जाए और वो नीम गर्म, मम्मी कहती थी पी लो, रात जैसे पढ़ते एग्जाम्स की होती थी, लेकिन हमें उसकी वैल्यू नहीं मालूम थी। दूध की वैल्यू तो छोड़ो, हमें अपनी वालदा की भी उस वक्त नहीं मालूम होती थी। एज ही ऐसी होती है। लेकिन यकीन करें हमारे शायद वालिदैन को इतने मासूम नहीं होना चाहिए, थोड़ा स्टिक होना चाहिए। एक थप्पड़ गुड्डी पे लगता ना तो वे दूध खड़क से पी जाती। उनकी मासूमियत, उनका प्यार था, लेकिन वो प्यार इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए कि हम उस चीज़ की और उस वालदा की माजरत के साथ, ये नहीं कि उनकी हमें वो जान ही नहीं पाए, वो कदर उस वक्त नहीं कर पाई। एज ही ऐसी होती है। लेकिन मुझे अपनी माँ की, अल्लाह उनकी बख्शिश अता फरमा, उनकी मासूमियत ये थी कि वो रख के चली जाती, उनको नींद आ जाती, सो जाती नहीं, तो कभी कभी सुबह तक वो दूध पड़ा रहता था। आज कैल्शियम डेफिशिएंसी, थक जाते हैं, ये सब कोताहियाँ हैं। सच बताऊँ हमारी अपनी है। वालिदैन ने तो अपना पूरा फ़र्ज़ निभाया है हमसे। मैं हमेशा, आप समझते हैं मैं यूँ नहीं, मैं यूँ नहीं करती, मैं यूँ भी करती हूँ। आप ये ना समझे मैं आप लोगों में से गलती निकालूँ, मैं अपने से भी ज़्यादा निकालती हूँ और ज़रूरत से ज़्यादा अपने में से निकालती हूँ। हम कौन से कोई वो है कि हमसे गलत, मैं भी आप जैसी हूँ और गलती हो जाती है, मुझसे भी हो जाती है, लेकिन मैं कहती हूँ कि जब मुझसे हो गई है आपसे ना हो। अगर आपकी वालदा आपकी सेहत का ख्याल रखती हैं तो उनकी कदर कीजिए, उनका ख्याल रखिए। बाद में एहसास हो अय अल्लाह उस वक्त मैं सुन लेती तो कितना अच्छा होता, आज मेरी हड्डियों में दर्द ना होता। जब डॉक्टर कहते हैं ना कैल्शियम डेफिशिएंसी, तो सबसे पहले मेरा दिमाग मेरी वालदा की तरफ जाता है। तो लेट्स सी, ये छोटी छोटी बातें बिल्कुल जो मेरे कहने का मकसद है कि जब हमारे बच्चे
कोई भी डिफेक्ट उनमें आता है तो उनको इग्नोर नहीं करते वालिदैन माशाल्लाह। बस थोड़ी सी ये होती है कि अवेयरनेस नहीं होती, तो कभी कभी वो अगर नहीं इंडिकेशन ना उनको समझ में नहीं आ रही, जैसे बोलने का हो सकता है वो रिकवर कर सके और सुनने का हो सकता है वो रिकवर कर सके, लेकिन डिफरेंट ऐसे नीम हकीम के पास चले जाते हैं जो कह देते हैं कोई तावीज़ ये वो इस तरह वो सारी चूरन चटनियाँ करते हैं जो रिलायबल नहीं होती। तो प्लीज़ पहले तो उस चीज़ के बारे में नॉलेज ज़रूर रखें। अगर आपको ये पता चले आपका बच्चा सुन नहीं सकता तो थोड़ा सा उसका स्टडी करें, उसकी नॉलेज लें कि मैं कैसे इसको डॉक्टर के पास लेके जा सकती हूँ, मैं कैसे इसको किसी कंसल्टेंट के पास लेके जाऊँ और वो कितना अच्छा है जिसकी नॉलेज बहुत अच्छी हो, तो आप सही डोमेन में जाएं, आप गलत डोमेन में ना जाएं जिसकी वजह से आपके बच्चे को और प्रॉब्लम हो सकती है। आज हम बात करेंगे यहाँ पर हमारे साथ बहुत ही सीनियर, पिछले ट्यूसडे को भी मेरे साथ ही थे और आज भी मैंने उनको स्पेशल इनवाइट किया है क्योंकि हम लोग उसको कंटिन्यू करना चाह रहे हैं कि ये जो क़ुव्वत समात से महरूम जो होते हैं, डेफ बच्चे होते हैं और डम हमारे जो हम लोग जो मतलब डेफ डम जो भी हमारे जो भी कोई प्रॉब्लम में अगर आ जाए, लेकिन हम इस वक्त जो हमारा जो टॉपिक है वो हमारे क़ुव्वत समात की बातें सुनने की जिनको सलाहियत नहीं होती, तो हम कैसे उसकी इंडिकेशन या उसकी कैसे हरकात सकनात को कैसे जो है वो देख सकते हैं, समझ सकते हैं, उसके बारे में गुफ्तगू होगी। प्लीज़ PTCL नंबर बार बार मेंशन कीजिएगा ताकि जो लोग वालिदैन जो उनके इर्द गिर्द बच्चे ऐसे हैं और उनको नहीं कुछ मालूम वो सवाल कर सकें। और हमारे साथ बहुत ही सीनियर डॉक्टर मौजूद हैं, डॉक्टर शाहिद अख्तर राजपूत, माहिर अमराज ऑडियोलॉजिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। तो मैं मिलवाती हूँ डॉक्टर शाहिद साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं डॉक्टर साहब? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र। और जिस तरह मैंने थोड़ा सा पीछे चली गई, पता नहीं आपको मेरा मैसेज में वो बात नजर आई होगी कि नहीं, पहले ये बताएं मेरी बात के कितनी सही थी कि नहीं सही, क्योंकि अपनी गलती भी निकालनी चाहिए। आपने बहुत अच्छा इंट्रो दिया। होता दरअसल ये है कि जी अल्लाह पाक ने औलाद की मोहब्बत कुछ इस तरह रखी है जी कि अल्लाह पाक ने कहा है बीवी बच्चे आपका इम्तिहान है। हमें जो जन्नत मिलेगी वो वालिदैन की खिदमत करके मिलेगी और हम ज़्यादा तवज्जो अपनी बीवी बच्चों पे दे रहे होते हैं। अल्लाह ने ऐसी मोहब्बत रखी है और यही हमारा इम्तिहान है। अब वालिदैन के ऊपर एक नज़र डालना मोहब्बत से उम्रे का सवाब है और कबूल उम्रे का सवाब। सुभान अल्लाह, सुभान। तो बस हम अगर थोड़े सा हम उल्टे हो जाएं और अपोजिट इस तरह चले जाएं कि हम अपने वालिदैन से मोहब्बत करें तो हमारे बच्चे हमसे मोहब्बत करेंगे। आज हम अपने वालिदैन की खिदमत करेंगे, कल हमारे बच्चे हमारी खिदमत करेंगे। अब इसकी मिसाल ये है कि मैं और मेरे भाई जब अब्बू के साथ नमाज पढ़ने जाया करते थे तो मस्जिद में उनकी चप्पलें उठा के हम खुद रखा करते थे। अल्लाह। आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरा साहबजादा मेरी चप्पलें उठा के रखता है। तो ये दुनिया में हमें मिल रहा होता है। तो आपने बेहतरीन इंट्रो दिया और ये हकीकत है कि दो वालिदैन 11 बच्चों को पाल लेते हैं, लेकिन हम ये समझते हैं कि जी वो भाई भी हैं, वो भाई भी हैं, वो भाई भी हैं और बीवी बच्चे हमारी जिम्मेदारी है। तो आपने बहुत शानदार मैसेज दिया और हमें चाहिए कि हम अपने वालिदैन की ज़िंदगी में जितनी खिदमत कर सकें अल्लाह दुनिया भी देगा और आखिरत भी देगा। बेशक। अच्छा जी, बात हो रही है क्योंकि डॉक्टर साहब ने क्योंकि ब्रीफ किया कि हमें किस तरह जो है अपनी लाइफ में हम खुद एक एग्जाम्पल जब तक नहीं बनते, अच्छे फादर नहीं बनते, अच्छे बेटे नहीं बनते, तो फिर आगे फिर जो बाप का रुतबा मिलता है तो फिर हम अपनी औलाद से भी बहुत तवक्कुआत ना करें जो हमने ख़ुद भी प्रैक्टिकल ना की हो। अपनी वालदा की खिदमत क्या है, दो जुमले। अच्छा यकीन करें मैं कहती हूँ इतना शायद हमको घर जाने का इंतज़ार नहीं जितने हमारे वालिदैन को हमारे घर आने का एक होता है। अभी तक नहीं आया, क्या हो गया, खैरियत तो है। और अगर उनके कान में ज़रा सा ये भनक पड़ जाए कि आज जो है एकदम कुछ अल्लाह न करे बाहर माहौल ख़राब हो गया, कुछ भी स्ट्राइक वगैरह हो गए, तो एकदम उनकी कॉल्स बजना शुरू हो जाती हैं कि भाई खैर तो है, आप कहाँ हो, कब तक आओगे। तो ये वालिदैन की दिल की धड़कनें, काश हम इन धड़कनों की आवाज़ सुन सकें। अच्छा जी, बात करें आपकी बच्चों की, ज़रा आते हैं हम लोग कि बच्चा जब ऑफ कोर्स बाय बॉर्न, हम चाहते हैं इनिशियली इब्तदाई जिन्होंने अभी हमारा वीनस IGTV चैनल गुड मॉर्निंग विद सभी जो देख रहे हैं टेलीविज़न ऑन किया है, वो ज़रा सा अटेंशन हो जाए। वो लोग जिनके इर्द गिर्द ऐसे बच्चे मौजूद हैं जो सुन नहीं सकते, उनको हम कैसे ट्रीट करते हैं और हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, हमें कैसे मालूम होगा, ये चाहूँगी मैं दोबारा ये हम ज़रा सा रिकैप कर लें। देखिए, जब दुनिया भर में कहीं भी बच्चा पैदा होता है जी जी, तो तरक्की याफ्ता ममालिक में ये होता है कि
उन बच्चों की समात का टेस्ट सबसे पहले होता है ओके और समात के टेस्ट के बाद पता लग जाता है कि ये बच्चा सुनता है या नहीं सुनता। उसके बाद अगर वो बच्चा सुनता है तो उसके दीगर टेस्ट होते हैं और अगर खुदा न खास्ता वो बच्चा नहीं सुनता तो उसके लिए प्लानिंग होती है कि अब किस तरह इसको सुनने के काबिल बनाया जाए। अच्छा, जिन ममालिक में या जिन इलाकों में या हमारे मुल्क के जिन शहरों में ये सहूलत मैसर नहीं है तो वहाँ लोग इस तरह करते हैं कि स्टील की चम्मच और प्लेट लेके उसको हिट करते हैं, एक अच्छा। साउंड जनरेट होता है। ओके। उस साउंड से बच्चा या तो आई ब्लिंक करता है, ओके। कोई ना कोई फेशियल रिस्पॉन्स देता है। ठीक है। क्योंकि बच्चा दो खौफ लेके पैदा होता है, एक गिरने का, एक आवाज का। ठीक है। अगर बच्चे को आप, छोटा बच्चा भी हो, उसको भी आप लटकाने की कोशिश करें तो वो अपने आप को समेट लेगा कि मैं गिर ना जाऊं। इसी तरह बच्चे के सिरहाने खड़े होकर आप ताली बजाएं तो जो साउंड जनरेट होगा वो आई ब्लिंक करेगा या कोई ना कोई फेशियल रिस्पॉन्स देगा। इस रिस्पॉन्स का मतलब ये है कि बच्चा सुन रहा है। लेकिन अगर बच्चा रिस्पॉन्स नहीं दे रहा तो आप बार बार ट्राई करें। जब बार बार ट्राई करने के बाद भी आपको रिस्पॉन्स ना आए तो आप फिर किसी ऑडियोलॉजिस्ट के पास, किसी ENT सर्जन के पास जाएं ताकि उसका प्रॉपर असेसमेंट हो सके। अब फर्ज कीजिए कि जी आपका बच्चा नहीं सुन रहा किसी भी वजह से, तो उसका एक इनिशियल टेस्ट होता है जिसको हम ऑटोएकोस्टिक इमिशन कहते हैं। ये टेस्ट मुश्किल से 1 मिनट में हो जाता है। अच्छा। इस टेस्ट के जरिए पता लग जाता है कि बच्चा सुन रहा है या नहीं सुन रहा। अगर सुन रहा होता है तो हम बेफिक्र हो जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और अगर नहीं सुन रहा होता तो फिर फर्दर टेस्ट होते हैं, कुछ 2 महीने बाद, कुछ 1 महीने बाद। और फिर जितना जल्द हो उस बच्चे को अगर डिवाइस की ज़रूरत हो तो उसके कान में डिवाइस लगा दी जाए ताकि बच्चा सुनने लगे और फिर अपनी उम्र के साथ बोलना भी शुरू कर दे। ओके। अच्छा, कितने परसेंट हमें ये फीलिंग आ जाती है या हम होप कर सकते हैं लाइक कि ये बच्चा रिकवर कर जाएगा, और कितनी परसेंट डॉक्टर कह देते हैं कि सॉरी ये तो कभी, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि पैदाइशी ऐसा है, तो कितने परसेंट हमें चांसेस ज़्यादा होते हैं? देखिए, इस वक्त पाकिस्तान में जो बच्चे नहीं सुनते हैं उनका अल्हम्दुलिल्लाह 100% ट्रीटमेंट अवेलेबल है। सुभान अल्लाह, तेरा शुक्र। शर्त यह है कि हम अफोर्ड कर सकें, ठीक है। हम बर वक्त डॉक्टर तक पहुंच सकें, ओके। हम ऑडियोलॉजिस्ट के पास जा सकें, हम ENT सर्जन के पास जा सकें। 100% बच्चे सुनने के काबिल हो सकते वाह, हैं। क्या बात। अब उसमें फिर ये कैटेगरी देखी जाती है कि सर्जरी कितनी कामयाब होती है। ओके। अच्छा, ऑपरेशन होना है इसका? जी, ऑपरेशन भी होगा और डिवाइस भी। मतलब इसमें मुख्तलिफ कैटेगरीज आ जाती हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो हेयरिंग एड से रिकवर कर जाते हैं। ओके। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको कॉकलियर इम्प्लांट की सर्जरी करनी पड़ती है। अच्छा। अब वो सर्जरी 40 लाख तक भी होती है। Oh और my इसके God। अलावा एक और भी अच्छा, सर्जरी हमारे मुल्क में ये सब चीजें फैसिलिटेशन है? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुल्क में ये अवेलेबल है और बहुत सारे इदारे फ्री भी करवा रहे हैं। नहीं, मैंने कहा शायद सारे जैसे मिनिस्टर चले जाते हैं ना, तो मैंने कहा शायद नहीं, ये अवेलेबल है क्योंकि मैं ये समझी थी। समझ रहे हैं ना जी, क्योंकि महंगी सर्जरी है तो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन पाकिस्तान के बहुत सारे इदारे हैं जो फ्री कर रहे हैं। बैतुल माल भी सपोर्ट कर रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह हमें ये एजाज़ हासिल है कि मैं और नुज़रत, हम 2 लोग पाकिस्तान के वो लोग हैं जो इस हवाले से इंग्लैंड से ट्रेनिंग करके आए और पाकिस्तान में फ्री जब सर्जरी शुरू हुई तो हम उस टीम का हिस्सा थे। ये तो हुब्बुल वतनी कहलाई ना, ये तो मोहब्बत कहलाई अपने मुल्क से कि अपने मुल्क के लोगों को फैसिलिटेट किया जाए। बस अल्लाह ने चुना है हम लोगों को और अल्लाह हमसे इखलास से काम लेते रहें जी। और इस तरह फिर जब वो बच्चा, उसकी सर्जरी हो जाती है, डिवाइस लग जाती है, तो फिर एक ख़ास टाइम के बाद उसकी स्पीच थेरेपी शुरू होती है। ये वो लास्ट स्टेज तक है जब अल्लाह ना करे, जब यानी कि इन्होंने जैसे बताया, आप लोग डरे ना कि 40 लाख, ऐसा नहीं है। ये जिन लोगों के छोटा मोटा है वो ऑफ कोर्स, और कुछ लोग ऐसे हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपके पूरी एक ऑफ कोर्स बायोडेटा चेक किया जाएगा कि आप लोग इस काबिल हैं। जिससे जाहिर सी बात है बहुत सारे लोग हेल्प करते हैं, तो इन्होंने भी एक सिस्टम रखा है कि जो नहीं अफोर्ड कर सकते उनको किस तरह ट्रीट किया। देखिए, अभी इस वक्त पाकिस्तान में फेडरल गवर्नमेंट मतलब बैतुल माल और पाकिस्तान के बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं जहाँ फ्री सर्जरी हो रही है। अच्छा। लेकिन क्योंकि बच्चों की तादाद बहुत ज़्यादा है तो इसलिए लाइन थोड़ी सी लंबी होती है और लोगों को थोड़ी सी इंतज़ार करना पड़ता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हो जाता है। और बहुत इसमें पाकिस्तानियों की ये भी अच्छी बात है अल्हम्दुलिल्लाह कि जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो इस लाइन में नहीं लगते, बल्कि वो प्राइवेटली करवा लेते हैं।
उनके बच्चे भी सुनने के काबिल हो जाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त पाकिस्तान में जिस तरह काम हो रहा है और डे बाई डे ये काम बढ़ रहा है, तो मैं समझता हूँ कि आइंदा चंद सालों में मुल्क का कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है जो अफोर्ड ना कर सकता हो और वो इस सर्जरी से या इस हेयरिंग एड से महरूम रहे। अच्छा, एक बात बताएं कि रीज़न क्या हो सकता है? देखिए, क्योंकि बाय बॉर्न अगर बच्चा पैदा हो रहा है और एक तो होता है ना कि बाहर कुछ हवा लगी तो हम कहते हैं ये डिजीज़ हो गई है, क्या एक होता है कि भाई घर में तो सब सुन सकते हैं, उस बच्चे को प्रॉब्लम क्यों हो जाती है? असल में देखिए, एक तो हमारे यहाँ कज़न मैरिजेस, एक ये इशू भी है। दूसरा, वालदा ने जिस वक्त वो प्रेग्नेंट हो कोई ऐसी मेडिसिन ली हो जिसकी वजह से इन्फेक्शन हो गया हो। तीसरा ये कि बच्चे के अंदर जो सुनने के ऑर्गन्स हैं वो प्रॉपर डेवलप ना हुए हों। तीसरा ये कि बच्चे को हाई ग्रेड फीवर हो गया हो, कोई झटके लग गए हों, अच्छा, हाँ, या खुदा न खास्ता डिलीवरी के दौरान कोई हेड इंजरी हो गई हो, या बच्चा हाथ से गिर गया हो। अच्छा, तो ये बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं कि जिसकी वजह से बच्चा ना सुने। लेकिन अगर हम प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करवा लेते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। हम पाकिस्तान में इस पोजीशन में हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह वो बच्चा सुनने और बोलने के काबिल हो जाता है, और बाकायदा हमारे स्पीच थेरापिस्ट भी ट्रेंड हैं जो उस बच्चे को स्पीच थेरापी सिखाते हैं और वो बच्चा नॉर्मल बच्चों की तरह ज़िंदगी गुजारने लगता है। किन अफराद को बाकायदा ये टेस्ट करवाएं या इसकी पाबंदी से किस तरह कर सकते हैं? अच्छा, ये एक बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, हमारे यहाँ जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी समात का टेस्ट होता है, उसके बाद हर साल बाकायदगी से बच्चे की समात का टेस्ट हमें करवाना चाहिए, ताकि बच्चा जो है अगर किसी भी वजह से, किसी इन्फेक्शन की वजह से, किसी बीमारी की वजह से उसकी समात में कोई मसाइल पैदा हो गए हो तो वो पता लग जाए और उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट होता रहे। फिर दुनिया भर में जब बच्चे स्कूल गोइंग होते हैं तो हर साल उनकी समात का टेस्ट होता है, क्योंकि जो बच्चे कम सुन रहे होते हैं उनकी क्लास में लर्निंग दूसरे बच्चों की तरह नहीं होती, वो सवाल नहीं करते, वो बात को समझ नहीं पाते, वो क्लास में पीछे रह जाते हैं। इसी तरह जब तालीम के दौरान हर साल उनका बाकायदगी से टेस्ट होता है। फिर जब प्रोफेशन में जाते हैं तो कुछ प्रोफेशन ऐसे हैं कि जिनकी बाकायदगी से समात के टेस्ट होना चाहिए। इसकी मिसाल आप ट्रैफिक पुलिस, आर्म पुलिस। अच्छा, हमारे साथ एक कॉलर है, बात कर ली इजाजत है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब बताइए, कम सुनने वालों के इलाज। और ये तो मेरे एक कान से कम सुनाई पड़ता है, उम्र तक तकरीबन 78 साल है। एक मेरे भाई, एक तो शहजाद भाई इनकी जरा स्पीकर जरा सा आवाज खोलिएगा। आपका नाम क्या है? सैयद एजाज हुसैन। कहाँ से कॉल की मेरे भाई? कराची से। ओके, अब आप डॉक्टर साहब से बात करें, ठीक है? हमें पता तो चले कहाँ से कॉल की है, किसने की है। नहीं, मैं आपको उसी तो मैं बताता। जी जी, आप डॉक्टर साहब से बात कीजिएगा, सवाल भी करेंगे ना आपसे। जी जी, जैसा बताइए। मेरी उम्र तकरीबन 78 साल है, मुझे काम से कम सुनाई पड़ता है। तो वो आला के लिए बात कर रहे थे कि आल लिख के आ रहा था कि आला के लिए किसको लगाना चाहिए, करके ये मालूमात करनी थी मुझे। अच्छा, देखिए एजाज साहब, अगर आप एक कान से कम सुनते हैं। अच्छा, इनको आंसर बाद में, इनसे कुछ सवाल तो नहीं करना? नहीं। बहुत शुक्रिया मेरे भाई, अब डॉक्टर साहब आंसर देंगे, आप गौर से सुनिएगा। अच्छा, ठीक है एजाज साहब, जैसा कि आपने बताया कि आप एक कान से कम सुनते हैं, तो सबसे पहले आपकी समात का टेस्ट होगा, और समात के टेस्ट के बाद हम ये जांच कर सकेंगे कि आया आपका दवाओं से ठीक हो जाएगा, जी जी, या ऑपरेशन से ठीक होगा, या आपको आला लगेगा। ओके। अगर आपने समात का टेस्ट करवाया है और आपको लगता है कि आपको आला समात की ज़रूरत है, तो आप किसी भी ऑडियोलॉजिस्ट से जो आपके घर के करीब हो आप रब्ता कर सकते हैं। हमसे रब्ता करना चाहें तो हमसे कर लीजिएगा, हम आपको डिवाइस प्रोवाइड कर देंगे। और जो सीनियर सिटीजन ज़कात के मुस्तहिक होते हैं उनको हम फ्री डिवाइस प्रोवाइड करते हैं। ज़कात का मुस्तहिक होना और सीनियर सिटीजन होना ज़रूरी है। जब तक हमारा बजट होता है हम फ्री कर रहे होते हैं, वरना फिर उनको रियायत के साथ देते हैं। जी, अच्छा, पाकिस्तान में ये तमाम जाहिर सी बात, अगर ये कराची से बिलोंग करते हैं, अब हैदराबाद में कोई ये बीमारी में मुब्तला हो तो उसके लिए क्या आसानी है, या कोई इससे ज़्यादा अगर दूसरे एरियाज में, तो लोग कैसे कन्वीनियंट है, कौन किस तरह जा सकता है? अच्छा, देखिए, बहुत अच्छा सवाल किया। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हैदराबाद में भी ऑडियोलॉजिस्ट मौजूद हैं, ठीक है, और पाकिस्तान के तमाम शहरों में तकरीबन ऑडियोलॉजिस्ट मौजूद हैं। वो तो एक अलग है, लेकिन अगर किसी को एक हेल्पिंग हैंड के लिए आपके अच्छा, पास हेल्पिंग हैंड के लिए ये है कि सिंध में घब्बड़ है, अच्छा, वहाँ इस पे काम हो रहा है। आपको जब प्रॉब्लम होती है और आप कोशिश करते हैं तो आपको अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ देने वाले मिल जाते हैं।
बस आप कोशिश कीजिए। ठीक है। आपको वो इदारे भी मिल जाएंगे, फिर आप बैतुल माल से रब्ता कर सकते हैं, वो हेयरिंग एड भी प्रोवाइड करते हैं, उसमें भी मदद करते हैं, और कॉकलियर इम्प्लांट के हवाले से भी मैसेज चल रहे हैं कि वो मदद कर रहे हैं। अच्छा जी, जिस तरह डॉक्टर साहब, डॉक्टर शाहिद सब हमारे साथ माशाल्लाह उसको जो लोग समाज से महरूम हैं उनके बारे में बहुत अच्छी अवेयरनेस दे रहे हैं। और अगर आप भी हमसे कोई सवाल करना चाहें, स्क्रीन पर नंबर मेंशन है, तो आप PTCL नंबर 021 नंबर चल रहा है, आप इस पर कॉल कीजिए और अपने जो भी आपको प्रॉब्लम है कानों से रिलेवेंट वो आप बिल्कुल कॉल कर सकते हैं। ये अक्सर नॉर्मल भी एक उम्र के हिस्से में अचानक आपके कान, जैसे इन्होंने कहा एक कान में ऐसा है, क्या एक कान से दूसरे कान में कुछ कनेक्शन होता है कि शिफ्ट हो सकता है कि यार अभी यार एक कान में तकलीफ, अब दूसरे कान में देखना फौरन, जैसे दांत में नहीं आगे ये कीड़ा लग गया आगे चला गया, तो क्या कान में भी ऐसा होता है? देखिए, होता है कि समात के जो मसाइल हैं कुछ उम्र की वजह से होते हैं। अच्छा, ठीक है। अच्छा, जब उम्र की वजह से होते हैं तो फिर वो पहले किसी एक कान में ज़्यादा होता है, किसी एक कान में कम होता है, या कभी कभी दोनों कानों में बराबर होता है। तो मरीज़ ये शिकायत करते हैं जी मेरे एक कान में ज़्यादा है या एक कान में कम है। अच्छा, इसी तरह कभी कभी कान के इन्फेक्शन होते हैं और एक कान से पस आ रही है तो उस कान में हेयरिंग लॉस होना शुरू हो गया। फिर होता है कि हम दूसरे कान का इस्तेमाल करते हैं, बेतरही इस्तेमाल करते हैं, उसमें पिन भी मारते हैं, तो दूसरे कान में भी इन्फेक्शन हो जाता है। तो ये बिल्कुल हो सकता है इस तरह। अच्छा, मुझे ये जो है ना बहुत ज़ोर से जब एकदम हॉर्न देते हैं ना, अगर हम ऑन द वे हैं, यकीन करें मेरे कान में इतनी तकलीफ़ होने लगती है, थोड़ी देर के लिए होती है, लेकिन वो जो साउंड है ना वो कान में एक अजीब सी चुभन होने लगती है। ये अभी की नहीं है, जब मैं कॉलेज गोइंग थी तब भी वो ज़ोर से बस का हॉर्न था ना, अंदर भी बैठे हुए हो ना अगर, तो एक ज़ोर से आवाज़ कान में ना तकलीफ सा होता था। थोड़ी सी देर बाद फिर बंदा ज़रा सा अच्छा हो। लेकिन एक बात बताएं, जो लोग आले समात यूज़ करते हैं उसकी प्रिकॉशन क्या है? इससे मैं ये कहूँगी कि कुछ हिदायत हैं, जैसे कुछ लोग अपने टीथ लगाते हैं तो उसको क्लीन करना, ये तो ये आले समात कब कब इस्तेमाल करना चाहिए और कब कब नहीं इस्तेमाल करना चाहिए? देखिए, पहले तो मैं हॉर्न के हवाले से बता दूँ कि जो प्रेशर हॉर्न है ये हमारी समात को मुतासिर कर रहे होते हैं। अगर ड्राइवर हजरात या कुछ ऐसे इदारे हमारा शो देख रहे हैं जो किसी भी तरह इसको मैनेज कर सकते हों तो इस पर पाबंदी होनी चाहिए। प्रेशर हॉर्न और लाउड स्पीकर, इनसे हमारी समात और हमारे करीबी लोगों की और पाकिस्तानियों की समात मुतासिर होती है। बराए मेहरबानी इस पर कानून साजी तो है, अमल दरामद की जरूरत है। अब रही बात हेयरिंग एड का इस्तेमाल, जब हम पहली दफ़ा हेयरिंग एड परचेज करते हैं या किसी ऑडियोलॉजिस्ट से अपने कान में फिट करवाते हैं तो हमें हेयरिंग एड को आधा घंटा लगाना चाहिए और 1 घंटा रिमूव करना चाहिए। 2 दिन हमें इस तरह करना चाहिए। 2 दिन के बाद लगाने के टाइम में 15 मिनट का इजाफा करना चाहिए और हटाने के टाइम 1 घंटा हो। इस तरह हर 2-2 दिन बाद हमें 15 मिनट बढ़ाने चाहिए। 1 घंटा, सवा घंटा, 1.5 घंटा। 1 से 1.5 महीने में जब हम उसके यूज टू हो जाएं उस वक्त हम हर जगह लगाएं। शुरू में हमें शोर वाली जगहों पर नहीं लगाना चाहिए, और जब हम हेयरिंग एड उतारें तो उसका बैटरी डोर ओपन कर दें, या अगर उसका ऑन ऑफ का सिस्टम है तो बंद कर दें ताकि हमारी बैटरी ज़ाया ना हो। अच्छा, हेयरिंग एड की सफाई का ख्याल रखें। शुरू में शोर वाली जगहों पे बिल्कुल इस्तेमाल ना करें, जनरेटर का शोर, गाड़ियों का शोर। जब आप आदी हो जाए, ज्यादा वो साउंड उसको कैच कर रहा होता है, कैसा है? कैच तो वो जरूरत के मुताबिक कर रहा होता है, लेकिन हम साउंड सुनने के आदी नहीं होते, इसलिए हमें साउंड ज्यादा लगता है। और क्या उस जिस कान में आपका जो आले समात लगा सुनने की वजह से ना, तो क्या मोबाइल उस कान के साथ लगा के सुन सकते हैं? जी बिल्कुल सुन सकते हैं। डिवाइस में ये प्रोग्रामिंग होती है कि आप मोबाइल लगा के और कंफर्ट और बहुत अच्छा सुनने के काबिल हो जाते हैं। अच्छा। दूसरा ये कि नहाते वक्त हमें अपना हेयरिंग एड रिमूव करना है, सोते वक्त निकालना है, वुजू करते वक्त निकालना है, अपने हेयरिंग एड को पानी से बचाना है। अच्छा, अगर इन चीज़ों की हम एहतियात करेंगे तो हेयरिंग एड की लाइफ अच्छा ज़्यादा होगी। को बहुत ज़्यादा ऑफ कोर्स कुछ लोगों के हाथों में पसीना आता है, सर में, बालों में आ जाता है, तो इससे फिर जाहिर बात है वो आला मुतासिर नहीं होता। बिल्कुल मुतासिर हो सकता है। ड्रायर आते हैं जिसमें आप अपना हेयरिंग एड जब भी उतार के रखें और ड्रायर में रखें तो वो उसका जो मॉइस्चराइजर है वो उसको ख़त्म हो जाएगा और आपका हेयरिंग एड की लाइफ बढ़ जाएगी।
ओके, बस वो असल में मैं सोच रही थी आला समात के बारे में इतनी सारी इन्फॉर्मेशन आपने दी है, ये इन्फॉर्मेशन बजरंगी भाईजान वालों ने क्या वो बच्ची ने नहीं सुनी थी? अगर इतना दूर हो उसकी बेचारी, ये अवेयरनेस नहीं थी उसको, उस औरत को अवेयरनेस नहीं थी, वो बेचारी कहाँ इंडिया में चली गई, पाकिस्तान छोड़ के, उसको किसी ने यही बताया नहीं कि आला समात यूज़ कर लेती, तो वो जो है ना मुन्नी वहाँ नहीं जाती, ये मुन्नी जो है ना वहाँ चली गई। कसम से मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है, ये कैसे, ये वजह ये कि लैक ऑफ अवेयरनेस है। हाँ, असल में देखिए समाज का शोबा जो है इसकी जितनी अवेयरनेस होनी चाहिए उतनी नहीं है। आपने माशाल्लाह आपको इसका दोनों जहानों में अजर दे कि आपने बहुत जल्द 2 अवेयरनेस शो कर लिए, और जो लोग नहीं सुनते होंगे या जिनके बच्चे नहीं सुनते होंगे, जब उनको ये मालूमात होगी तो फिर वो आपके जो शो से फ़ायदा उठाएंगे, और जब उनके बच्चे सुनने के काबिल हो जाएंगे। हम जब लोगों को, इसकी मिसाल मैं इस तरह दूं कि हम जब लोगों को डिवाइस लगाते हैं और वो उम्रा करने जाते हैं तो वहाँ से कॉल करते हैं कि बेटा अजान की आवाज़ आ रही है। सुभान अल्लाह। हमारे साथ कॉलर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। मेरे भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद रफीक है। अच्छा, कहाँ से कॉल की आपने? जंग से, जिला जंग। अच्छा, जिला जंग से। आप बात कीजिए डॉक्टर शाहिद साहब से। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रफ़ीक साहब। जी, मेरे कान में पर्दा फटा हुआ है और पीप से आती है रेशा। ओहो। अच्छा देखिए, आपके कान में पर्दा फटा हुआ है और पीप आती है तो आप अपने करीबी किसी ENT सर्जन के पास चले जाएं, वो आपको मेडिसिन देंगे और मेडिसिन से इंशाल्लाह आपकी पीप आना रुक जाएगी। उसके बाद वो आपके एग्जामिन करेंगे, अगर वो मुनासिब समझेंगे तो उसकी सर्जरी करेंगे, तो आपका पर्दा जो है वो नॉर्मल हो जाएगा और मुस्तकिल तौर पे पीप आना बंद हो जाएगी। अच्छा, आपको कितने दिन से ये तकलीफ है? ये काफी देर से, उम्र मेरी हो गई है इस वक्त 65 साल हो चुकी है। अच्छा, ये काफी टाइम से, यानी कि 6-7 महीने से या 1 साल से तकलीफ आप बर्दाश्त? 8-10 साल की उम्र में था जब से ये मसला है। अच्छा, मेरा भाई तो सबसे ऐसे कहता होगा ऊंचा बोले, ऐसा तो नहीं कहते आप सबसे? नहीं। अच्छा, आवाज आती है? दूसरा कान सही, वो बिल्कुल सही अरे समझ मेरे आती है। मासूम भाई, सदके जाऊं आपके, दूसरे कान का सही इस्तेमाल हो रहा है। हाँ, अब बेगम की, अब आपको बेगम की आवाज नहीं आती होगी ना? बोले एक कान से सुने, दूसरे कान में वैसे ही बंद हो जाती होगी, ऐसा कि नहीं? आवाज तो सभी की समझ आ जाती है। चले, खुश रहे, हम डॉक्टर साहब से बात करते हैं, ठीक है जी। अच्छा, ये जो कान का पर्दा फट जाना है, ठीक है, तो ये लोग जब वो दोबारा, मतलब ऑपरेशन के बाद दोबारा रिकवर, ऑपरेशन के बाद उसकी सर्जरी हो जाती है। अच्छा, अब इसमें 2-3 चीज़ें होती हैं। जब अगर दोनों कानों का पर्दा किसी का फटा हो और उन्हें सुनने में भी दिक्कत हो रही हो, तो जब हम टेस्ट करते हैं तो उन्हें 3 तरह के हेयरिंग लॉस आ सकते हैं। एक कंडक्टिव हेयरिंग लॉस जो ऑपरेशन से या दवा से ठीक हो जाता है, आले की जरूरत नहीं पड़ती। दूसरा होता है सेंसोरियल हेयरिंग लॉस, जिसमें सुनने की नसें मुतासिर हो जाती हैं। तीसरा होता है मिक्स्ड हेयरिंग लॉस, जिसमें कंडक्टिव भी होता है और सेंसोरियल भी। तो इन 2 हेयरिंग लॉस में सर्जरी के बाद भी आले की जरूरत पड़ सकती है। ओके। और कंडक्टिव हेयरिंग लॉस होता है तो फिर वो ऑपरेशन से या दवाओं से ठीक हो जाता है। अच्छा, अब किसी भी मरीज का एक कान अगर ठीक है, तो हमारे मुल्क में अगर एक कान ठीक है तो हम दूसरे कान में उसको आला लगाने के लिए थोड़ा सा मना करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ आले को ऐप समझा जाता है। वो हमसे आला परचेज कर लेते हैं, लेकिन उन्हें शर्म आती है लगाते हुए, तो उस वक्त तो शौक में ले लेते हैं, बाद में उनका यूजलेस होता है उनके लिए, तो उनके पैसे ज़ाया होते हैं। तो जो अच्छे ऑडियोलॉजिस्ट हैं वो इन्हें समझाते हैं कि देखिए जी, आपका अगर एक कान सही है और अगर आपको लगाते हुए शर्म नहीं आएगी तो फिर तो आप ले लें। क्या इसको यूं मिसाल में मैं ले सकती हूँ एग्जाम्पल में, लाइक कि अगर मेरी आई साइड वीक है फॉर एग्जाम्पल, और मैं एक शाय फील कर रही हूँ और मैं उसके ऊपर प्रेशर डाल रही हूँ, ग्लासेस नहीं लगा रही, तो मुझे डॉक्टर कह रहा है कि अगर नहीं लगाओगी तो और आई साइड वीक हो जाएगी, क्या इसको इसके साथ कंडक्ट कर सकती हूँ कि अगर मैं ये आला नहीं लगाऊं तो मेरी कुव्वत समात और दूर दूर चली जाएगी, ऐसा है कि नहीं? आपने एक बहुत शानदार सवाल किया है अवेयरनेस के हवाले से। कुव्वत समात का तो जो नुकसान होगा वो एक अलग मैटर है, इसके अलावा आप डिप्रेशन में जाना शुरू हो जाएंगे। ओह माय गॉड। आप भूलना शुरू हो जाएंगे। अच्छा। आप लोगों से लड़ाई झगड़े करना शुरू हो जाएंगे। ओके, चिड़चिड़ापन। हाँ, नफ्सियात जब आपको बात समझ में नहीं आती तो आपको ये लगता है लोग आपके बारे में बात कर रहे हैं।
غلط فہمی پیدا ہو جاتی ہے. تو یہ وہ مسائل ہیں جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ ہم اپنی والدہ, اگر ہماری والدہ ڈیوائس نہیں لگا رہی ہیں اور وہ کم سن رہی ہیں تو انہیں بھولنے کی عادت پڑ جائے گی اور وہ چیزوں کو بھولنا شروع ہو جائیں گی, گھر میں مسائل پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے, وہ تقریبوں میں آنا جانا چھوڑ دیں گی کہ جب لوگ بات کرتے ہیں بیٹا مجھے سمجھ نہیں میرے آتی. خیال میں کہ جو عمر کے 60 یا 50 میں ہوتے ہیں وہ لوگ تو نہیں شاید زیادہ کرتے, کیونکہ ان کو وہ تو کلیئرلی کہہ دیتے ہیں جب وہ نانی بن جائیں یا بچے ان کے بڑے ہو جائیں تو کہہ دیتے ہیں بیٹا میرے کو سنائی نہیں آتی. لیکن جو کم عمر ہوتے ہیں وہ فیل زیادہ کرتے ہیں, جن انڈر 14 انڈر, کیونکہ وہ ذرا فیل ہے مرد ہے میں تو سن سکتا ہوں دیکھ سکتا ہوں, لڑکیاں بھی اس طرح ہیں. تو دونوں میں یہ ہے کہ انڈر 40 جو ہے نا 40 سے اندر کے لوگ ہیں وہ ذرا سا وہ فیل کرتے ہیں. لیکن میں کہتی ہوں 50 سے اوپر لوگ کہتے ہیں نہیں بھائی میرا کہاں گیا وہ ڈھونڈ کے دو بھائی مجھے اچھا پرابلم. اس میں میں تھوڑا سا اختلاف کروں گا. کیوں ہے ابھی بھی ہے؟ ہاں او مائی گاڈ آئے ان کے پاس لوگ. ہوتا یہ ہے کہ جو ینگ ہوتے ہیں جن کی ایج آپ نے 40 تک بتائی, چونکہ وہ جاب کر رہے ہوتے ہیں, پڑھ رہے ہوتے ہیں, تو وہ ایسا آلہ لگانا پسند کرتے ہیں جو انویزیبل ہوتا ہے. ہمارے پاس انویزیبل ہیئرنگ ایڈ بھی ہوتے ہیں جو نظر نہیں آتے. اچھا تو ان کی لاسٹ کی باتیں بہت دیر سے بتاتے ہیں ڈاکٹر شاہد صاحب. ان کی لائف تو کمفرٹ ہو جاتی ہے. اچھا اب جو سینئر سٹیزن ہوتے ہیں ان کا یہ جملہ تھا بیٹا میں نے ساری زندگی تو گزار لی اپنی, اب تو تھوڑے سے دن رہ گئے. اچھا اب کیا کرتے ہیں جب ہم ان سے کہتے ہیں اپنے والدین سے آپ کان کا ٹیسٹ کروا لیں تو کہتے ہیں نہیں بیٹا میرے کان ٹھیک ہیں. آپ اپنے گھر میں جو ویور ہمیں دیکھ رہے ہیں جب وہ اپنے والدین سے کہیں گے ابو سماعت کا ٹیسٹ کروا لیں تو وہ فوراً انکار کر دیں گے. اور دوسرا یہ کہ کیمرہ یہ انکار بھی کر دیں گے, اور انکار کے علاوہ وہ ہیئرنگ ایڈ کو اوائڈ کرتے ہیں. لیکن جو لائف میں ہوتے ہیں, جو جاب کر رہے ہوتے ہیں, وہ جو ہے وہ ہیئرنگ ایڈ کو یوز کرتے ہیں. پھر سینئر سٹیزن کے لیے ہمیں بہت سارا موٹیویشن چاہیے ہوتا ہے, لیکن کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کی پبلک سے میٹنگ زیادہ ہوتی ہیں اور وہ سینئر سٹیزن ہو کے بزنس کر رہے ہوتے ہیں تو پھر وہ خود ہمارے پاس آتے ہیں کہ ہمیں ایڈوائس لگائی جائے, ہماری لائف ڈسکمفرٹ فیل ہو رہی ہے. اچھا ہم نیکسٹ جو ہے ٹیوزڈے کو انشاءاللہ بات کریں گے کہ کانوں میں, کیونکہ یہ سیگمنٹ یہاں پر اینڈ ہو رہا ہے, تو ہم بات کریں گے کانوں میں پس پڑ جانا, کانوں میں پیپ خون آنا, اور بار بار کانوں سے پانی نکلنا, یا ان بچوں کی بھی بات کریں گے جو کان میں کچھ نہ کچھ ڈال دیتے ہیں. وہ عادت ہوتی ہے نا بچے کرالنگ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ اٹھا کے کان میں ڈالتے تو اس کے یا کوئی کیڑا کان میں چلا جائے اس کا کیا انفیکشن ہے. اور اگر آپ کوئی لوہے کی چیز آپ اس کو اندر انسیٹ کرتے ہیں تو وہ کتنی تکلیف دہ ہوتی ہے. ان سب کے بارے میں یعنی کہ آپ کے جتنے بھی چیزیں ہیں پراپس میں یہ کہوں گی, آپ لوگ جو گھر میں وہ بچے جو چھوٹی چھوٹی چیزیں کانوں میں ڈال دیتے ہیں, تو یہ ساری باتیں ہم انشاءاللہ نیکسٹ ٹیوزڈے کو کریں گے. آپ ہم سے رابطہ کرنا چاہوں ڈاکٹر صاحب, میں چاہوں گی لاسٹ آپ میسج دیں جو افورڈیبل نہیں ہے وہ آپ سے رابطہ کریں. ہاسپٹل کون سا ہے تو تاکہ لوگ وہاں جا سکیں. دیکھیے جی ہم کراچی میں ہوتے ہیں اور جو سینئر سٹیزن زکوٰۃ کے مستحق ہیں اگر وہ ہیئرنگ ایڈ کو نہیں خرید سکتے تو ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. ہمارا ایک سنو بولو کے نام سے ہمارا ادارہ ہے جو کام کرتا ہے تاج ویلفیئر ٹرسٹ کے پلیٹ فارم سے. اس کے علاوہ میں روٹری کو ڈسٹرکٹ چیئر کر رہا ہوں ہیئرنگ ایڈ کمیٹی کو, وہ بھی ہمیں سپورٹ کرتی ہے اس حوالے سے. تو اگر لوگ مجھ سے رابطہ کرنا چاہیں تو میرے نمبر پہ کر سکتے ہیں. جی جی 0333 222 6920. میں دوبارہ بتا دوں 0333 222 6920. کیا بات ہے ڈاکٹر صاحب, بہت اچھا اللہ کرے کہ کاش ہم بھی اچھے کام میں شامل ہو گئے ہوں اور کسی کو فائدہ ہو جائے. اور کچھ ضرورت مند پلیز یہ کلیئر بتا دوں کہ جو ضرورت مند ہیں وہ رابطہ کریں تاکہ یہ جو انہوں نے لوگوں کے لیے فیسیلیٹیشن کے لیے میرے پروگرام کو جوائن کیا تو اللہ کرے سب سن سکیں اور آپ کے بچے بالکل خوبصورت اور ہیلدی نظر آئیں اور آپ کو کوئی بھی تکلیف نہ ہو. آمین سم آمین. تھینک یو ڈاکٹر صاحب, تھینکس فار کمنگ بین شو. ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ, ڈاکٹر شاہد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, بڑی پیاری گفتگو کرتے ہیں. ہم لوگ یہاں پر لیں گے بریک اور آپ لوگ چلیں جائیں اور کہاں پر, جی ہاں میری بریک کے بعد آپ نے دیکھنا ہے لیٹس آف پاکستان مینا بازار. لیتے ہیں یہاں پر بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد گڈ مارننگ وتھ سبھی کے ساتھ.